आज हम बात करेंगे नाक की एलर्जी के बारे में। नाक की एलर्जी, जिसको एलर्जिक रेनाइटिस या हे फीवर कहते हैं, बहुत कॉमन है। एटलीस्ट 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको नाक की एलर्जी होती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वजह क्या है, क्यों होती है, इलाज आप कैसे कर सकते हैं। एक तो दवाइयों के जरिए इलाज होता है, वो कैसे किया जाता है, और फिर घर के टोटके कौन से हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि घरेलू टोटकों के जरिए दवाई इस्तेमाल ना करनी पड़े और सिर्फ घर के टोटकों से आराम आ जाए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एंड पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाक की एलर्जी होती क्या है। हम जब नाक के जरिए सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ बहुत सारी और चीजें हमारे नाक के अंदर जा रही होती हैं। सबसे पहले नंबर पे पोलन्स हैं जो दरख्तों से, फूलों वगैरह से निकलते हैं और उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। दूसरे नंबर पे डस्ट है, डस्ट की वजह से भी अक्सर एलर्जी हो जाती है। फिर जानवरों की वजह से भी, जो पेट जानवर होते हैं घर में, कुत्ते बिल्लियां वगैरह, उनके बाल हो गए या उनका डेंडर हो गया, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। इसी वजह से इस एलर्जी का इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपको किस चीज से एलर्जी है। और जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको सिर्फ किसी एक चीज से नहीं, सिर्फ पोलन से नहीं हो सकता है, उनको पोलन से भी हो, उनको डेंडर से भी हो, उनको डस्ट माइट से भी हो, हर चीज से एलर्जी उनको हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुव्वत मुदाफत गैर जरूरी तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से नाक के अंदर सोजिश हो जाती है। जो नाक के अंदर वाली लेयर होती है उसको नेजल म्यूकोजा कहते हैं, और वहां पे सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से रेशा बनना शुरू हो जाता है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ये सारे की सारी नाक की एलर्जी की या एलर्जिक रेनाइटिस की अलामात होती हैं। अब ये होता क्यों है, देखें, मैंने आपको बताया कि कोई एलर्जन जब जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज जाएगी जिसकी वजह से आपका कुव्वत मुदाफत गैर जरूरी तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा या ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा जितना होना नहीं चाहिए। अब ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोगों का कुव्वत मुदाफत ऐसा करता है, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उनकी फैमिली के अंदर ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं, पेरेंट्स में या दादा परदादा में एलर्जी का मसला था, तो उनमें हो सकता है। इसी तरह जो मेल होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, उनको ये ज्यादा मसला होता है खवातीन की निस्बत। दूसरे नंबर पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन लोगों का हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, मतलब जो थोड़े अमीर लोग होते हैं, उनमें इसके चांस ज्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बड़े सफाई पसंद माहौल में शुरू से ही रहते हैं, और जब बचपन में आप सफाई पसंद, मतलब सफाई वाले माहौल में रहेंगे जहां पे इस तरह के डस्ट और इस तरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, आप जब सांस लेंगे तो हवा में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, तो आपका कुव्वत मुदाफत जब बाद में उन चीजों को देखेगा, आपके नाक के अंदर वो चीजें जाएंगी, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से एलर्जी हो जाएगी। खुराक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें तो एलर्जी की अलामात ज्यादा हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल करें तो एलर्जी की अलामात कम हो। पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी खुराक है जिसकी वजह से अलामात ज्यादा हो सकती हैं। पहले नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह की चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आप में एलर्जी की, नाक की सोजिश की अलामात ज्यादा हो जाएं। इसी तरह ब्रेड इस्तेमाल करने से, रोटी इस्तेमाल करने से, क्योंकि वीट प्रो इन्फ्लेमेटरी होती है, आपके जिस्म में सोजिश ज्यादा कर सकती है, तो कुछ लोगों में वीट का ज्यादा इस्तेमाल करने से, रोटियां और ब्रेड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करने से उनको एलर्जी की अलामात बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल भी एलर्जी के साथ लिंक्ड है, कि अगर किसी को एलर्जी है, वो गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसमें एलर्जी की अलामात ज्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपको एलर्जी है और आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, इनमें कमी लाकर देखें और फिर नोट करें कि आपकी एलर्जी की अलामात कम होती हैं या नहीं होती। एलर्जेंस जब आपके नाक के अंदर जाते हैं, मतलब पोलन हो गया या कोई डस्ट हो गई, जब आपके नाक के अंदर जाती है तो नाक के अंदर आपका कुव्वत मुदाफत एक्टिवेट हो जाता है, और वहां पे कुव्वत मुदाफत का एक केमिकल बनता है जिसको IgE कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E। वो जब ज्यादा होता है तो वहां पे मास्ट सेल्स आते हैं, ये भी खुलिए होते हैं स्पेशल किस्म के, ये समझ लें कि बॉम्ब होते हैं। इनके अंदर हिस्टामीन मौजूद होता है और साइटोकाइंस, मतलब ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो बहुत ज्यादा सोजिश करवाते हैं। और ये मास्ट सेल जब नाक के म्यूकोजा में, वो अंदर वाली लेयर में जब पहुंचते हैं जहां पे एलर्जन आके अटैच हुआ है, तो वहां पे जाके ये फूटते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर से हिस्टामीन निकलता है और साइटोकाइंस, वो सारे केमिकल्स निकलते हैं जो सोजिश करवाते हैं, और उसी की वजह से आपको सोजिश हो जाती है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक मास्ट सेल बताया आपको जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, हिस्टामीन मौजूद होता है, साइटोकाइंस मौजूद होते हैं, और दूसरे नंबर पे हिस्टामीन बताया। जब मैं आपको नाक की एलर्जी का इलाज बताऊंगा तो इन्हीं केमिकल्स के बारे में बताऊंगा कि इन केमिकल्स को हम कंट्रोल करेंगे दवाइयों के जरिए और आपकी अलामात ठीक होना शुरू हो जाएंगी। नाक की एलर्जी की या एलर्जिक रेनाइटिस की दो मेन इकसाम होती है। एक होती है सीजनल एलर्जी, जिसमें सिर्फ एक खास सीजन होता है जिसमें वो पोलन ग्रेन ज्यादा बन रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको एलर्जी होती है। कुछ लोगों को सर्दियों में होती है, कुछ लोगों को गर्मियों में होती है, लेकिन वही टाइम एक ड्यूरेशन सेट होता है, उस टाइम पे उनको होती है एलर्जी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और दूसरी पेरिनियल एलर्जी होती है जिसको क्रोनिक एलर्जिक रेनाइटिस भी कहते हैं। वो आपको
मुसलसल रहती है, पूरे का पूरा साल रहती है और थोड़ी थोड़ी अलामात आपको हर वक्त आती रहती हैं। इसकी तशखीस क्लिनिकल होती है। क्लिनिकली डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे वो आपको बता देगा ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद कि आपको एलर्जी का मसला है। और फिर भी अगर देखना हो कि वाकई में एलर्जी है या नहीं है तो इसके लिए कुछ खून के टेस्ट किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई ज्यादा हो जाता है आपके जिस्म में, नाक के अंदर, तो उसका टेस्ट किया जाता है। IgE के लेवल्स को देखा जाता है कि कितने ज्यादा है। जिन लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं इसका मतलब उनमें एलर्जी ज्यादा सीवियर है। इसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट भी किए जाते हैं, उसमें आपकी जिल्द को एक्सपोज किया जाता है एलर्जेंस के साथ, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के साथ, पोलन्स के साथ, डस्ट के साथ, हर चीज आपकी जिल्द के ऊपर लगाई जाती है और फिर देखा जाता है कि उसकी वजह से रिएक्शन कैसा आया, एलर्जी हुई है आपको या नहीं हुई। अगर एलर्जी हो इसका मतलब आप उस केमिकल से, उस एजेंट से, उस एलर्जन से एलर्जिक हैं और आपकी एलर्जी की वजह, आपकी नाक की सोजिश की वजह वही है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में मैं पहले आपको दवाइयों का बता देता हूं कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो इस्तेमाल करने से आप अपनी अलामात को कंट्रोल कर लेते हैं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है और वो ये कि इसका इलाज मुकम्मल तौर पे नहीं है कि आप बिल्कुल इसको खत्म कर पाएं। ये हो सकता है बार बार आपके अंदर दोबारा से वापस आ जाए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी अलामात खत्म नहीं हो सकती और आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको नाक की एलर्जी का हर वक्त मसला रहता है और उनका नाक हर वक्त बह रहा होता है, उन्होंने टिश्यूज या रुमाल या कुछ इस तरह का पकड़ा हुआ होता है और हर वक्त उनका नोज स्टफी होता है, नाक बंद हुआ होता है उनका। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका इलाज मौजूद है। एटलीस्ट इसकी अलामात को आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी सोजिश कम हो जाए और आप सांस आसानी से ले सकें और आपको हर वक्त नाक की बंदिश का मसला ना हो। इलाज में सबसे पहले तो आपने अवॉइड करना है उन चीजों को, उन एलर्जेंस को जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है। तो अगर पोलन सीजन में आपको ज्यादा एलर्जी होती है तो उस सीजन में आप बाहर कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि एलर्जेंस आपके नाक के अंदर ज्यादा ना जाए। फिर दूसरे नंबर पे आप नाक के नथनों में वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वैसलीन लगाते हैं यहां पे तो उसकी वजह से जितने भी पोलन्स या डस्ट वगैरह जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है वो उस वैसलीन के अंदर जाके स्टक हो जाती है, रुक जाती है। फिर वहां पे एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा और आपका नाक बंद नहीं होगा। लेकिन वैसलीन इतनी ज्यादा नहीं भर देनी कि नाक आपका वैसे वैसलीन से ही बंद हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप अवॉइड करें। अगर आपको एलर्जेंस नहीं मिलेंगे, आपके नाक के अंदर नहीं जाएंगे तो आपको अलामात नहीं आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये आसान नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बाहर जाना होता है, इंसान है, सोशल एनिमल है, हमें बाहर जाना होता है। तो अब फिर इसका इलाज करने के लिए दवाइयां हैं। दवाइयों में देखें, मैंने आपको बताया कि हिस्टामीन एक केमिकल होता है जो मास्ट सेल्स जब फूटते हैं नाक में आके तो वहां पे हिस्टामीन पैदा होता है और जब हिस्टामीन पैदा होता है वही सोजिश भी करवाता है। वो एक आपके आसाब एक होता है, नर्व होती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, उसको भी आके छेड़खानी करता है उसके साथ और उसकी वजह से आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप एंटी हिस्टामीन लेंगे, वो जो एलर्जी की गोलियां कहलाती हैं, एंटी हिस्टामीन से हिस्टामीन कम रिलीज होगा, कम पैदा होगा और जब हिस्टामीन की कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अलामात ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी हिस्टामीन इस्तेमाल करने से उनकी अलामात ठीक हो जाती हैं। अब एंटी हिस्टामीन में भी बहुत सारी इकसाम है, उसकी कैटेगरीज हैं। जो शुरू में एंटी हिस्टामीन आई थी, क्लोरफेनरामीन वगैरह, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सेडेटिव्स होती हैं, मतलब उनसे नींद बहुत आती है, ड्राउजी हो जाते हैं आप और दिन के वक्त अगर आप लेके कामकाज करेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप कुछ गड़बड़ कर दें। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नींद आ सकती है, मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने एंटी हिस्टामीन लेनी है तो फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से मशवरा करें और ऐसी एंटी हिस्टामीन लें जो आपको सिडेट ना करे, आपको नींद ना दिलाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एंटी हिस्टामीन से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए दो ऑप्शंस और मैं आपको बताता हूं। एक है नेजल इरिगेशन या नेजल सेलाइन का इस्तेमाल। बेसिकली आपने पानी लेना है और पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसके जरिए अपने नाक को साफ करने की कोशिश करनी है। ये जो सेलाइन होता है, मतलब पानी के अंदर नमक ऐड किया होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ये सोजिश को कम करता है। जब सोजिश कम होगी तो आपकी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सेलाइन ड्रॉप्स भी मिलते हैं, मतलब वो ड्रॉपर बना हुआ होता है और उसको आपने नाक में इस्तेमाल करना होता है और आपकी सोजिश कम हो सकती है। लेकिन अगर किसी को इससे भी आराम नहीं आता तो फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाता है स्टीरॉइड्स का। नेजल स्टीरॉइड्स मतलब नाक के अंदर, वो भी लिक्विड सा होता है, आपने नाक के अंदर उसको डालना होता है और वो नाक के अंदर सोजिश को कम कर देता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स का काम भी सोजिश को कम करना होता है। और ज्यादातर लोगों को स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से आराम आ जाता है। जब वो नाक के अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो उनकी अलामात खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इससे भी आराम नहीं आता, उनके लिए कुछ खास ट्रीटमेंट हो सकती है, वो इम्यूनोथेरेपी कहलाती है। वो स्पेशलिस्ट करते हैं, उसमें बेसिकली किया यह जाता है कि जो एलर्जेंस हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जानबूझ के एक्सपोजर करवाया जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में, और उससे फिर आपके जिस्म का जो कुव्वत मुदाफत है वो उससे आशना हो जाता है
और वो फिर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता और आपके अंदर सोजिश नहीं करवाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को नाक की एलर्जी होती है उनमें सिर्फ किसी एक चीज की वजह से एलर्जी नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। इसी वजह से इम्यूनोथेरेपी से भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आराम नहीं आता। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। घर बैठ के आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखें, दवाइयों का रोल अपनी जगह पे है। अगर आपकी अलामात कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी खुराक है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अलामात कम हो सकती हैं, क्योंकि वो सोजिश को कम करती हैं। पहले नंबर पे ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिसमें फ्लेवोनॉइड्स ज्यादा होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स में भी कोरसेटन एक फ्लेवोनॉइड होता है जो आपकी सोजिश को कम करता है। और मैस्ट सेल्स को, वही खुलिये जो मैंने आपको बताया था बॉम्ब होते हैं और वो नाक के अंदर म्यूकोजा के अंदर जाके फूटते हैं, उनसे हिस्टामीन भी निकलता है और ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो सोजिश करवाते हैं। और ये जो फ्लेवोनॉइड है ये उन मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर देता है, उनको टूटने नहीं देता। जब मास्ट सेल्स टूटेंगे नहीं, हिस्टामीन नहीं निकलेगी, सोजिश नहीं होगी। अब ये फ्लेवोनॉइड मौजूद किस खुराक में होता है? सेब के अंदर, अंगूर के अंदर, बेरीज के अंदर। जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बेर वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इसलिए सब्जियों का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आप करें। दूसरे नंबर पे विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जिसका इम्यूनिटी में, कुव्वत मुदाफत में बहुत रोल है। और अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो आप में एलर्जी की अलामात कम हो सकती हैं। और ये रिसर्च बेस्ड है। कुछ रिसर्चेस विटामिन सी के सप्लीमेंट्स को भी इंडोर्स करती हैं कि अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन किसी किस्म का भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। अब विटामिन सी कौन सी खुराक के अंदर मौजूद होता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, माल्टे, लीमू वगैरह, उनमें अच्छी मिकदार में होता है। और अगर आप इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी सोजिश कम हो जाएगी, एलर्जी की अलामात कम हो जाएंगी। इसके बाद जिंजर है, अदरक। अदरक के अंदर एक केमिकल होता है जिसको 6 जिंजरोल कहते हैं और ये भी मास्ट सेल्स की स्टेबलाइजेशन में और सोजिश को कम करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। और अगर आप जिंजर का, अदरक का कावा वगैरह या अदरक को वैसे खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी एलर्जी की अलामात कम हो सकती हैं। आखिर पे करक्यूमिन है, जो हल्दी होती है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको करक्यूमिन कहते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि करक्यूमिन के या हल्दी के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन करक्यूमिन भी सोजिश को कम करता है और जब सोजिश कम होगी एलर्जी की अलामात कम हो जाएंगी। फिर इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट वगैरह मौजूद है, कुत्ता है, बिल्ली है या कोई परिंदे वगैरह हैं, तो उनको बाहर निकाल के देखें। अगर आपकी एलर्जी की अलामात ठीक हो जाती हैं इसका मतलब उस पेट की वजह से, उसके डैंडर की वजह से आपको यह मसला हो रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप एलर्जिक रेनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे इसके एल्गोरिदम को हेल्प मिलती है और ये इंफॉर्मेशन फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।